जय हिंद साथियों। डीएनए के अंदर बहुत सी बातें होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के डीएनए में आती हैं, लेकिन एक डीएनए में ऐसी चीज है जो हमें कांग्रेस के डीएनए में मिलती है, वो है स्यापा करना, छाती पीटना, जोर जोर से चिल्लाना। अब कल से पारिवारिक दास अपने राजकुमार को खुश करने के लिए स्यापा कर रहे हैं कि वो चीन का प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के कार्यालय में कैसे चला गया, आरएसएस और चीन की बात कैसे हो गई। ओहो, बड़े दुखी हैं बेचारे, क्योंकि चीन ने इनको दुत्कार दिया। जब ये इनका राजकुमार और राजमाता वो चीन से गुप्त संधि करके आए थे कम्युनिस्ट पार्टी से, तब तो इन्होंने पार्टी में स्यापा नहीं किया था। मैंने दसियों बार इनसे डिबेट में पूछा भाई कि भाई तुम बड़े बड़े कांग्रेस के प्रवक्ता हो, जरा वो बता तो दो कि उस संधि में क्या है जो चीन के साथ तुम्हारे ये राजमाता और राजकुमार करके आए थे। एक प्रावधान तो बता दो उस संधि का। और तुम्हें छोड़ो, वो कांग्रेस के तुम्हारे अध्यक्ष जो है खड़के, उन तक को नहीं मालूम कि क्या प्रावधान है। लेकिन वहां तुम्हारी पार्टी के अंदर दुम दबी रहती है, वहां तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि ये तक अपने राजकुमार से पूछ लेते कि जी हमें डिबेट में बड़ी हालत हमारी खराब होती है जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या प्रावधान है तुम्हारे साथ चीन की संधि के, और हम जवाब नहीं पड़ते दे पाते, अपना मुंह नीचे करके बैठे रहते हैं। तब इन्होंने स्यापा नहीं किया। इन्होंने तब भी स्यापा नहीं किया जब इनका राजकुमार गलवान के समय पे चीन के राजदूत से मिलता है जाकर के। और पहले तो झूठ बोलते रहे, नहीं मिले नहीं मिले। वो चीन वालों ने ही फोटोएं निकाल दी। क्या करने गया था भाई कि उधर तो गलवान में हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे चीनियों का, और इधर तुम उनके राजदूत से मिलकर गुफ्तगू कर रहे थे। तुम इनकी ये पवन खेड़ा और एक वो जो है, और वो क्या नाम है मैं भूलता हूं, वो मैं तो कुछ और ही नाम बोलता हूं उनको, बहुत चिल्लाती है रोज। श्रीनेत क्या है, इन्होंने पार्टी में एक बार भी पूछा कि माय लॉर्ड महाराज आप और माता जी क्या करने गए थे गलवान के समय में राजदूत से, जरा हमें बता तो दीजिए जिससे हमें मुंह की ना खानी पड़े टीवी चैनलों के ऊपर। वो उनकी हिम्मत नहीं है। वहां भी दुम यूं दबी हुई है, या दुम यूं दबती है इनकी, या दुम इनकी यूं यूं हिलती है, यूं खड़ी नहीं हो सकती इनकी। अब बात यही नहीं रुकती। इनका ये राजकुमार राहुल इंग्लैंड में जाकर के वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर चीन के बड़े गुणगान करता है। तब क्या इन्होंने पूछा किसी पार्टी की मीटिंग के अंदर कि भाई जरा हमें भी समझा दो कि चीन का गुणगान वहां पे क्यों करके आए। वो नहीं पूछने की हिम्मत, क्योंकि दुम यूं है या यूं है, यूं नहीं है। जियो पॉलिटिक्स की इनमें से एक को अकल नहीं है कि विश्व में इस समय क्या हो रहा है, क्या नीति भारत ले रहा है।
अब मजे की बात सुनिए इनकी। एक तरफ तो हल्ला मचाते हैं कि बातचीत करो, बातचीत से मसले सुलझाओ। पाकिस्तान को लेकर तो रोज ये गुणगान करते हैं ना। और जब चीन से बातचीत हो रही है, सीमा विवाद पे लगातार बातचीत चल रही है, व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है, और जब जरूरत आती है सरकार कड़े कदम उठाती है। इधर कल ही आए हैं आरएसएस के उसमें, लेकिन उधर अक्साई चीन में हमारी सेना ने जवाब दिया। इनको ये याद नहीं आएगा इतिहास कि जिस समय वो अक्साई चीन को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था 1963 के अंदर, तो इनके चाचा जी ने भारत की संसद में क्या कहा था कि एक वो हिस्सा जहां पे वो तिनका तक नहीं उगता वो चीन को दे दिया गया है। जिस पे त्यागी जी ने, सहारनपुर के जो सांसद थे, उन्होंने उठ के कहा था सिर से टोपी हटा के कि मेरा सिर गंजा है तो इसका मतलब कि अपना सिर कटवा लूं। वो इन्हें याद नहीं आएगा। इन्हें वो यही याद आएगा कि हिंदी चीनी भाई भाई इनके चाचा जो चिल्लाते थे कि यूएन तक में, सिक्योरिटी काउंसिल तक में पीछे हट गए थे, नहीं भाई चीन जाता है जाए, उन्हीं ने याद आएगा। इन्हें वो नहीं याद आएगा कि जब जनरल थमैया और भारतीय सेनाएं कह रही थी कि अपने को मजबूत करो चीन की सीमाओं के ऊपर, चाचा कुछ नहीं कर रहे थे। जब तिब्बत हथियाया चीन ने, तब भी चुप बैठे थे। अरे कुछ पढ़ लिख लिया करो भाई, गूगल पे ही जाके देख लो। सरदार पटेल की चिट्ठी पढ़ी है नवंबर 1949 की, नेहरू को लिखी हुई, चीन को लेके। एक एक चीज विश्लेषण करके सरदार पटेल ने लिखी थी कि चीन की भारत के बारे में क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, चीन क्या करेगा भारत को लेकर के हमारे पूर्वी बॉर्डर के ऊपर। और यही नहीं, रास्ता भी बताया था कि हमें वहां पे क्या करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, लोगों का विश्वास लेना चाहिए, अपने जासूस वहां करने चाहिए, अपनी सेना वहां डिप्लॉय करनी चाहिए। लेकिन ना, इनके लिए तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो पेरिफेरी थी, मेन स्ट्रीम नहीं थी इनके लिए। भारत के पूर्वी राज्यों को ये केवल वो मानते रहे, अरे ये तो सीमा के साइड के हैं, ये मेन स्ट्रीम नहीं है। ये भूल गए कि भारत की एक एक इंच भूमि, चाहे वो कहीं की हो, भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, वो भारत की मुख्य धारा है, वो भारतीय है। इन्हें वो याद नहीं आएगा, इन्हें वो इतिहास याद नहीं आएगा कि जब चीन ने आक्रमण किया था 62 के अंदर, तो इनके महान चाचा नेहरू ने भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। गुवाहाटी में, बागडोगरा में, तेजपुर में, दीमापुर के पास हमारे हाई अड्डों के ऊपर हमारी वायुसेना मौजूद थी, लेकिन उनके आक्रमण को रोकने के लिए एक वायुसेना का हवाई जहाज नहीं उड़ने दिया उनके ऊपर बम डालने को। यही 47 में करवाया था नेहरू ने, कि जब वो पाकिस्तानी और वो कबाइलों के साथ आ रहे थे कश्मीर के अंदर, तब सरदार पटेल ने उस समय कहा था कि वायुसेना से इनके आने के रास्ते जो है उन पर बम गिरवा दिए जाए। उसको भी नेहरू ने रोक दिया था। जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया था नेहरू ने, इस बात का जवाब देंगे कि नीचे से रिजर्व क्यों नहीं लेके गए नेहरू तुरंत। आपको मालूम है चीनी वापस क्यों चले गए वहां से उस समय 62 के अंदर? क्यों चीन ने अपने आप ही एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया? कभी विश्लेषण करिए। वो जो आक्रमण हुआ था सर्दी में हुआ था, और जैसे ही सर्दियां बढ़ी
चीन समझ चुका था कि बर्फ पड़ने के बाद में उसकी सप्लाई के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये 1962 की बात है, आज की बात नहीं है। तब तक उसने कोई हाईवे और वो नहीं बना रखे थे, और ना ही उसके पास उस समय इस प्रकार की वायुसेना थी जो उसके सैनिकों को रसद डाल सके, हथियार डाल सके। और एक और डर था कि ऐसे समय में जब उसकी पीछे से सप्लाई, रसद, हथियारों की ये सब रुक जाएगी और भारत नीचे से अगर अपनी सेनाओं को ऊपर ले आया, और भारतीय सेनाएं चीनी सेनाओं के मुकाबले बर्फ में लड़ने में कहीं ज्यादा माहिर थी, इसलिए चीन जो है अपने आप पीछे हटा था युद्ध विराम करके। कोई नेहरू को श्रेय नहीं जाता उसका, लेकिन ये इतिहास इन्हें याद नहीं रहेगा। कब पूछेंगे कि चीनी प्रतिमंडल क्यों आ गया। अब आइए आज की स्थिति में। एक बहुत प्राचीन बात है और कौटिल्य ने इस बात को कहा है, जो मूल है राजनीति का आज भी पूरी दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिक्स में, कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। और कई बार हमें इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, भाई भाई भी जो दुश्मनी कर रहे थे, जब विदेशी कोई आया दोनों एक हो गए। आज की जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका क्या कर रहा है, देखा नहीं आपने? देश नहीं जानता। ये लोग अंधे हैं कांग्रेसी, इन्हें दिखाई नहीं देता। वो क्या बोलता है इन्हें सुनाई नहीं देता। नहीं, सुनते नहीं है ये। वो जो भी झूठ भारत को लेके बोलता है, ये उसको बढ़ चढ़ के यहां पे डराते हैं डंके की पीठ पे। ट्रंप तबला बजाता है और इनका राजकुमार जो है वो नाचता है उसके तबले के ऊपर। वो बीन बजाता है या ताली बजाता है उसकी। वो कहता है मैं झूठ बोलता हूं, ये कहता है मैं उन्हें यहां दोहराता हूं। जवाब देंगे ये उसका। चीन चीन ये कर रहे हैं कि चीन से क्यों मिल रहे हो? अरे तुम ट्रंप की बातों के ऊपर विश्वास करके यहां क्यों हल्ला मचा रहे हो? भारत की अर्थव्यवस्था को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, टैरिफ को लेके। बहुत बड़े देशभक्त हो तुम, उसको नहीं देखेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। आज पूरी भौगोलिक जियोपॉलिटिक्स जो है बदल रही है। 1-to-1 रिलेशंस हो रहे हैं। चीन भी क्यों आ रहा है हमारे नजदीक? उसकी क्या मजबूरी है? वो तो पाकिस्तान का साथी रहा है ना। लेकिन वो भी क्यों चाह रहा है अच्छा संबंध ठीक हो? ये नहीं सोचेंगे। मैं जानता हूं कि चीन पे आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कुछ मुद्दों पे, और विशेष तौर से अमेरिका के विरुद्ध व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर, अगर दोनों देश नजदीक आते हैं, रूस है, चीन है, भारत है, तो भारत के फायदे में। और संघ के कार्यालय में जाने के लिए इच्छा चीनियों ने प्रकट की कि हम आना चाहते हैं। भाई ये तो बता दो कि गलवान के समय जब चीनी राजदूत से मिलने गए थे, तो चीनी राजदूत ने तुम्हें सम्मान किया था या तुम अपनी मर्जी से गए थे मिलने उससे? उसको कुछ बताने कि जब चीन से संधि की थी कांग्रेस ने, या जब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में जाकर के चीन के बड़े कसीदे पढ़े थे, बड़े गुणगान किए थे, किसके कहने पे किए थे भाई? वो जो नक्सलवादी बैठे हैं तुम्हारे दफ्तर के अंदर प्राइवेट सेक्रेटरी बन करके, वो जेएनयू वाले पुराने प्रेसिडेंट, उनके कहने पे। चिल्लाओ और चिल्लाओ।
आज हर भारतीय भारत को सशक्त चाहता है और उसके लिए जो नीतियां हैं उन नीतियों का समर्थन कर रहा है। इनको तो तुम्हें भी वही दिक्कत है ट्रंप की तरीके से। ये कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि भारत ने ट्रंप को आईना दिखा करके और रूस से तेल खरीदा और सस्ते दामों पे खरीदा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ। चाकरी तो ये करते हैं अमेरिका की जाके। इसका जवाब क्यों नहीं देते कि वो खालिस्तानी इसकी मीटिंग में कैसे बैठ जाते हैं आके राहुल गांधी की? उसका जवाब नहीं दोगे? इसका ही जवाब दे दो। वो तुम्हारा ही सलमान, क्या नाम है, खुर्शीद ने कहा था कि माताजी बड़ा रोई थी जब उन्हें बताला हाउस के वो टेररिस्ट जो मरे थे उनके एनकाउंटर की बात सुनाई गई थी। भाई क्यों रोते हो टेररिस्टों के मरने में? तुम बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर तुम्हारी जबान बंद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंदर अगर कोई निर्णय लिए जा रहे हैं, कोई नया गठबंधन बन रहा है जिससे भारत को फायदा है। मैंने 2013 में यह बात कही थी कि चीन पाकिस्तान हमारे दुश्मन हैं, हमें मालूम है क्यों है दुश्मनी, लेकिन उनसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है जो भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को कभी ऊपर नहीं उठने देगा। आपने कभी इनके मुंह से एक तारीफ सुनी कि भारत ने ब्रह्मोस बनाई, कोविड बनाई, दवाई कोविड की, चंद्रयान तक भेजा? वो तारीफ नहीं सुनेंगे आप इनसे। क्यों करेंगे ही नहीं? ये तो सेना को गाली निकालेंगे, सबको गाली निकालेंगे। इनका लीडर गुंडा बताता है भारत की सेना के उसको, अध्यक्ष को, चीफ को। वो सही है? इनका नेता, और ये वो जो नेता बिहार में चारा घोटाले का चोर है, जो इन्हीं के समय में फाइल हुए थे केस, जेल में रहा है, पैरोल पे है, उससे इनके चुनावी समझौते हैं। जवाब दो। वो मणिशंकर अय्यर तुम्हारा जो पाकिस्तान के गुण गाता फिरता है, जवाब दो। वो दिग्विजय सिंह जो जाकिर नायक का चेला है, देश विरोधी, जवाब दो। उस पर तुम जवाब ना दोगे। बंबई के हमले का, आतंकी हमले का जो पाकिस्तान से बदला ना ले सके, वहां भी दुम अपनी नीची करके बैठे रहे। वो आज देश की सुरक्षा के लिए चिंतित है। अरे किसी बुजुर्ग सैनिक से पूछिए जो पाकिस्तान के या चीन के बॉर्डर पे रहा हो कि जब इनकी सरकारें थी कांग्रेसियों की, तो क्या आदेश थे कि उधर से गोली चलती है तो चुप रहो, जवाब नहीं देना। और आज के युवा सैनिक से पूछो कि क्या आदेश हैं, कि गोली आए तो मोर्टार दागो, मोर्टार आए तो तोप दागो, तोप आए तो मिसाइल दागो। लेकिन ये सह नहीं सकते कि भारत अपने उस पर खड़ा है। तो आज चीन का रोना रो रहे, कल किसी और का रोएंगे। इन्हें तो रोज रोना रोने को एक चाहिए ना। वो उस पे लेके कितना चिल्लाया था इनका वो पृथ्वीराज चौहान कि जी वो 19 तारीख को, 19 दिसंबर को सरकार बदल जाएगी, मोदी भाग जाएगा, ये और संजय रावत इनका साथी जो नया बना हुआ है, वो कौन सी एपस्टीन फाइल आ रही है, ये आ रही है, ये हाइड्रोजन बम फोड़ रहा था राहुल गांधी, फोड़ दिया हाइड्रोजन बम इसने। तो भाई चिल्लाते रहो, स्यापा करते रहो। अब तो सारा देश तुम्हारे इन स्यापों के ऊपर ताली बजाता है, बड़ा आनंद लेता है। हम तो वेट करते हैं कि भाई कब तुम्हारा स्यापा आए और हमें हंसने का मौका मिले। साथियों, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हमारा नेतृत्व, हमारी सुरक्षा एजेंसियां
हमारी सेनाएं सतर्क है, चीन से भी सतर्क है, और कोई रियायत चीन को नहीं दी गई है, ना बॉर्डर के ऊपर ना कहीं और अगर व्यापार भी उससे खोला जाता है तो भी इन शर्तों पे होगा जिससे भारत का नुकसान ना हो, जो अमेरिका का जवाब देना है तो। लेकिन हाय लुट गए, चीन से ये कर लिया, चीन से ये कर लिया। अभी यही अगर चीन से युद्ध कर लेते तो चीन से युद्ध क्यों कर लिया, बातचीत क्यों नहीं की चीन से? इनका वो असूल है, कहावत होती है हमारे इलाके के अंदर कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। लेकिन इनके बाबा की अंटी तो तब हो जब उसकी अंटी में कुछ हो। उसकी अंटी में तो दिमाग ही नहीं है, ना सोच है, ना समझ है, और ना इन लोगों में है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय उस पे एक्सपर्ट बन जाएंगे, बोलेंगे दो देशों के संबंधों पे ये बोलेंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब ये चीन के एक्सपर्ट हो गए। तो ये इनकी असलियत है भाई, सारा देश जानता है। जय हिंद।